नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज संडे देखिए चिंता वही है। भारत इतना मजबूर पहले कभी नहीं था, जितना आज मजबूर दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जब देश आजाद हुआ था, हम गरीब थे, ढेर सारी समस्याएं हमारे यहाँ थी, सिस्टम नहीं था, खाने को अनाज नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना बुरा हाल हमारे देश का नहीं था। दुनिया के नक्शे पर भी भारत का अपना महत्व था और नॉन अलाइनमेंट ने तो भारत को जो है एक तरह से कहिए कि सरताज बना दिया था और पूरी दुनिया को लगता था कि मानवीय बोध, मानवीय मूल्य का एक रक्षक है तो भारत है और लोकतांत्रिक देश है भारत, गणराज्य है भारत। वहाँ आम आदमियों की कीमत है और तमाम तरीके के भेदभाव के खिलाफ एक देश तनकर खड़ा है। अमेरिका के मार्टिन किंग लूथर हो या साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला हो, गांधी उनके आदर्श थे, गुरु थे। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? आज हम पेंडुलम बने हुए हैं। हम अमेरिका की चाकरी करने को तैयार है, चीन के पैर धोने को तैयार है। हमको पाकिस्तान हूल दे रहा है, म्यांमार डराता है, नेपाल हमारी जमीन को अपने नक्शे में दिखाता है, चीन तो दादा है और हमारे यहाँ गटर मीडिया जो है वो डंका बजवा रहा है, कह रहा है दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि ट्रंप मुस्कुराते हैं भारत की तरफ देख करके, तो हमारे प्रधानमंत्री दौड़े चले जाते हैं अगवानी के लिए कि आइए प्रभु, स्वागत है, लाल कालीन बिछा दिया है, पधारिए। फिर अचानक जो है ट्रंप जो है मुंह मोड़ लेते हैं, फिर जो है मातम छा जाता है और हम मुंह देखने लगते हैं किसी और तरफ कि शायद कोई हमारा हाथ पकड़ेगा। देश के भीतर में जो हालत है वो बड़ी भयावह है। आधा भारत बाढ़ की चपेट में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहुत बुरी हालत है, पंजाब में बुरी हालत है, लेकिन सरकार जो है भोज तो कैंसिल कर देती है। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के पूर्व संध्या पर यह कहिए पहले जो देने वाले थे भोज वो तो कैंसिल कर दिया, ये कह करके कि हमारा आधा भारत बाढ़ में डूबा हुआ है, कैसे हम भोज दें। लेकिन उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आइए देखिए वोट कैसे दिया जाता है। क्योंकि व्हिप जारी नहीं किया जा सकता, इसलिए घेराबंदी की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, उसको भी धमकाया भी जा रहा होगा, लालच भी दिया जा रहा होगा। हालांकि ये अपने कंसेंसस के आधार पर जो है वोट देना है और ये एक कहा जा रहा है मीडिया में कि खतरे में है सरकार, हो सकता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में उसको झटका लग जाए और इस बात से सरकार के जो लोग हैं वो भी परेशान हैं थोड़े। वस्तुस्थिति क्या है, देश हमारा इस हाल में क्यों आ गया कि हम इतने मजबूर हो गए, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल 4 साथी। आज मैं शुरुआत करता हूं नेहा जी आपसे कि जो अमेरिका है, अमेरिका थोड़ा-सा मुस्कुराता है हमारी तरफ देख करके, तो हम दौड़े चले जाते हैं, जैसे लगता है कि जैसे पति मुस्कुराता है तो पत्नी दौड़ के लिपट जाती है, वो वाला हाल है। ऐसे हाल में क्यों पहुँच गए हम? क्या लगता है अमेरिका क्यों ऐसा खेल खेल रहा है हमारे साथ? जी। धनंजय जी, पत्नी कहें या प्रेयसी कहें, ट्रम्प को, जो भी संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प में, इसी संबंधों पर काफी निर्भरता भारत की विदेश नीति की रही और उस निर्भरता की ही वजह है कि 50% यूएस टैरिफ अब इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लागू हो चुका है, चस्पा हो चुका है। तो उस विदेश नीति का क्या ही कहना, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तिगत संबंधों पर केंद्रित नज़र आई या फिर आश्रित नज़र आई। बल्कि मुझे लगता है कि फौरी जब भी हम फॉरेन पॉलिसी में या फिर डिप्लोमेसी की दुनिया में फौरी लाभ यानी कि तत्कालिक लाभ देखते हैं या फिर तत्कालिक नुकसान को ही कम करने के प्रयास में रहते हैं, तो फिर वो कूटनीति नहीं होती, वो ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन रह जाता है। तो भारत की विदेश नीति ऐसे ही दिख रही थी
और शायद वो अभी भी मैं तो कहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप को क्या समझ नहीं पाए हैं कि अगर एक उन्होंने फ़ोटो शेयर कर दी या फिर डियर फ्रेंड तो वो तब से कह रहे हैं जब से वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को लेकर सैन्य विराम को लेकर क्रेडिट ले रहे थे। तो उनकी लाइन ही शुरू होती थी इंडिया उसके बाद ही वो क्रेडिट लेते थे कि मैंने दोनों न्यूक्लियर पावर्स को जो है ट्रेड की कीमत पर ट्रेड के शर्त पर मध्यस्थता करवाई और वॉर रुकवा दी। तो मुझे ये बहुत अफ़सोस होता है कि सबसे पहले तो मेरी आपत्ति इसी पर रही कि एससीओ में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए ही क्यों? वो भी तब जब उससे पहले जब रक्षा मंत्रियों की एससीओ मीटिंग हुई और उसमें पहलगाम हमले की निंदा तक नहीं की गई। जब आपके ऊपर एक आतंकवादी हमला किया गया और इसी हमले का जवाब देने के लिए आपने सैन्य ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान के साथ ये वही बॉर्डर का इलाका जो इस वक़्त बाढ़ से परेशान है, जूझ रहा है, बाढ़ की समस्याओं से दो-चार हो रहा है। उस समय जब सैन्य ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो इसी सीमा पर जो लोग हैं, वो डर के साए में थे क्योंकि दोनों तरफ जो है ड्रोन अटैक और जो है गोलाबारी हो रही थी, उसका खामियाज़ा काफ़ी उठाना पड़ा था। तो ऐसे में जब राजनाथ सिंह को ये पता ही नहीं चला कि जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की निंदा तक नहीं है और टेबल पर जब उनके पास सिग्नेचर कराने के लिए आया, तो वो कैमरे में कैद हो गया कि इसमें क्योंकि है नहीं पहलगाम हमले की निंदा नहीं है, इसलिए मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा। भारत इसका जो है ये हिस्सा नहीं बन सकता इस जॉइंट स्टेटमेंट का। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री को ऐसी क्या अपेक्षा हो जाती है या फिर ऐसी डिप्लोमेसी में क्या जो है कुछ अचीवमेंट मिल जाती है भारत को कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि सिर्फ पहलगाम हमले की निंदा हो जाएगी, इसीलिए वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान का नाम था उस जॉइंट स्टेटमेंट में? बल्कि पहलगाम हमले के साथ-साथ जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हमले की भी निंदा की गई थी और कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के कटघरे में इन आतंकवादियों और जो भी दोषी हैं इन आतंकी हमलों के, उनको खड़ा किया जाना चाहिए। उस आतंकवाद की निंदा की गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि भारत क्या स्पष्ट रूप से दुनिया भर को तो छोड़ दीजिए, जो अपने नेबरिंग कंट्री हैं और जिसके साथ अब अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्या स्पष्ट संदेश नहीं दे सका है कि ये पाकिस्तान है जिसके खिलाफ भारत की सबसे बड़ी चिंता है या फिर भारत को लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन है जो शांति नहीं रहने देना चाहता भारत में, जिससे शांति होगी तभी तो खुशहाली और समृद्धि आएगी। लेकिन मैं वापस आपको फिर ट्रम्प के पास लेकर चलती हूँ। ना ही पाकिस्तान को लेकर स्पष्टता दिखती है, ना ही चीन को लेकर स्पष्टता दिखती है, ना ही अमेरिका को लेकर स्पष्टता दिखती है। अगर ट्रम्प ये पोस्ट करते हैं, ट्रम्प तो बहुत ही मूडी है और इसमें मुझे लगता है कि हमारे पैनल पर मौजूद जितने भी सज्जन हैं, वो इससे सहमत होंगे कि क्या ट्रम्प ने आज जो कह दिया है ये लकीर की फ़कीर होगी कि वो कल इससे पलट नहीं जाएँगे। वो आप यूक्रेन युद्ध को देख लीजिए, पुतिन को लेकर देख लीजिए। तो फिर अब जब ट्रम्प ने एक लाइन लिख दी कि लगता है कि वी हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया टू डार्क एंड जो है बिग थ्रेट टू चाइना तो और इमीडिएट जो है हमारे प्रधानमंत्री रेसिप्रोकेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो वो पहले अनफ्रेंड हो गए थे या फिर अब जो है फ्रेंड हो रहे हैं। लेकिन जो जिन बातों पर ये दोस्ती टूट रही थी या फिर दोस्ती हो रही थी, उन मुद्दों को क्या कैटर किया जा रहा है? ट्रम्प और ट्रम्प के जो कैबिनेट के चेहरे हैं, वो तो लगातार कैटर कर रहे हैं। वो तो डे 1 से जब से ये टैरिफ लागू हुआ है, रूस के तेल खरीद को लेकर भारत को कोस रहे हैं, भारत के लिए अपशब्द कह रहे हैं। लेकिन भारत खुलकर ना तो उसकी निंदा कर रहा है, एक वक्तव्य आ जाता है रणधीर जायसवाल की तरफ से कि हम पीटर नवारो के स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं करते हैं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसके आगे क्या? उन्होंने जैसे इंडियन ब्राह्मण्स की बात कही है, उन्होंने जैसे कि भारत के रिचेस्ट की बात कही है कि मुनाफ़ा तो कुछ चुनिंदा जो है अमीर है, उनके पास जा रहा है। तो क्या किसी तरह का उनको पर्टिकुलर उन शब्दों का इस्तेमाल करके रिफ्यूज़ल हुआ है? तो ये स्पष्टता जब नहीं होगी तो भारत ट्रस्ट के जो एक दोस्ती के लिए ट्रस्ट चाहिए होता है और वो ट्रस्ट जो है सिर्फ़ दुश्मनों ही नहीं बल्कि भारत के दोस्तों में भी अब भारत के प्रति नहीं दिखता है।
तो मुझे यही लगता है कि ट्रम्प को पता है कि भारत में जो मौजूदा सरकार है उसकी बाहें कैसे मरोड़ी जा सकती हैं। अगर वो एक लाइन कह देते हैं कि चीन से ज़्यादा दोस्ती हो रही है, तो उतने में ही भारत पर असर होने लगता है कि एक एक ट्वीट आ जाता है और हम इंडियन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनको लगता है कि नहीं-नहीं ये क्योंकि मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो मुझे इस चेष्टा को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। और जयशंकर का अगर ये इतना ही अहम दौरा था, फिर जयशंकर क्यों नहीं थे? भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एससीओ जैसे अहम सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और तमाम जो है अहम पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, तो जयशंकर क्यों नहीं गए? कम से कम एक लाइन में विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई तो जानकारी आनी चाहिए थी कि वो क्यों नहीं गए हैं। लेकिन अगले ही दिन मैं देख रही हूँ कि जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ वो वन टू वन मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ पर ट्रेड टॉक्स हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ईयू के साथ जब ट्रेड टॉक्स होगी तो जर्मनी पूरी तरह से मदद करेगा और फिर जयशंकर भी काफ़ी जर्मनी के साथ ट्रेड को लेकर आशान्वित नज़र आते हैं। तो ये चल क्या रहा है? जब तक आप अपने देश के लोगों को नहीं आप जानकारी नहीं देते, बल्कि जानकारी अब एक ऐसा पैटर्न आ रहा है कि भारत की तरफ से जो भी बातें हो रही हैं, या तो अमेरिकी प्रशासन जानकारी देता है, रूसी प्रशासन जानकारी देता है या फिर चीन का प्रशासन जानकारी देता है। भारत का प्रशासन तब जानकारी देता है जब उनकी कोई वीकली प्रेस ब्रीफिंग हो रही होती है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है, तब जानकारी आती है। हाँ, एक बहुत मुझे आश्चर्यजनक एक पोस्ट देखने को मिली भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि जब पुतिन और ट्रम्प अलास्का में मिल रहे थे, तो भारत की तरफ से वो तत्परता दिखी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि उन्होंने एक बयान जारी करके इसको सपोर्ट किया कि भारत यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से समर्थन करता है। लेकिन बाकी अपने मसलों पर इस तरह की तत्परता नज़र क्यों नहीं आती है? जब आप पर 50% का टैरिफ है, तो उसको किस तरीके से पीयूष गोयल कहते हैं कि नवंबर तक हमारी डील शायद हो जानी चाहिए और अब दूसरे पक्ष में चले जाइए, अमेरिका कहता है कि हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। रशिया की काली कमाई का भारत उसको सफेद बना रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। तो अब शब्दों की तो भरमार है, मैं कौन-कौन सा एक यहाँ पे शब्द अपने आपके दर्शकों के सामने रखूँ, जो भारत के लिए बोले गए हैं। और जी, फिर मैं जी, धनंजय जी। जी। बिल्कुल, मैं आता हूँ। एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं आता हूँ प्रफुल्ल भाई आपके पास। With the United States. Yes, we've had a very sort of love-hate relationship, but our relationship really depends very much with what they're doing with Pakistan. Yes. And well, we're not very happy about certain things that they're doing. They're giving them a lot of arms. They're looking the other way as Pakistan develops a nuclear device. You know, these things worry us. But you sound as though you're still apprehensive about Pakistan's intentions and that they have to do a lot to reassure you. Every indication that we get is that they are going ahead with developing a nuclear bomb. And we think it'll upset things on the subcontinent certainly and in this part of the world. तो ये अमेरिका के रिश्ते को लेकर के ही बात हो रही है। राजीव गांधी जवाब दे रहे हैं और उसमें पाकिस्तान को लेकर के वो जता रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान किस तरीके से दोनों देशों के लिए, चीन के लिए भी और अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत कहाँ चला जाता है। फिर भी हम इस स्थिति में हैं कि हम दौड़े चले आते हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब तक, राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि जब तक देश और देश का सार्वजनिक रूप से अपमान करता रहा, तब तक मुंह सिले रहे और उसने जैसे ही जरा सा पुचकारा कि अचानक बिछ गए। कितना हीन भावना का शिकार है यह व्यक्ति। प्रफुल्ल भाई, क्या लग रहा है, कौन मजबूर है? मोदी जी मजबूर है किसी वजह से, या हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि दुनिया के सामने हम कोई हैसियत नहीं रख रहे हैं? क्या हो गया है? जी नमस्कार। सुनील सर आ गए हैं तो मुझे बोलने में पूरी ताकत मिलेगी। विश्वास के साथ बोलूंगा ताकि कोई गलती हो तो तुरंत करेक्शन हो जाए। और बाकी तो नेहा जी हैं, आज पहली बार उनके साथ कार्यक्रम में हूँ, संदीप जी के साथ बहुत दिन के बाद। देखिए क्या है ना कि इस समय दुनिया में अस्थिरता और अनिश्चय का दौर है और आज भी जापान में कुछ हुआ है, सत्ता परिवर्तन होंगे तो आप जान ही रहे हैं।
अभी जो एससीओ की बात कर रही थी मैडम नेहा जी, तो वहाँ एससीओ में जो विक्ट्री पैरेड हुआ था वो जापान पर चीन की विजय की ही विक्ट्री पैरेड थी। और 3 दिन में अगर जापान की सरकार अगर गिर गई है, राजनीतिक प्रक्रिया तो होगी उसकी, लेकिन अगर सरकार ने विश्वास मत खो दिया है तो समझ सकते हैं कि वैश्विक परिस्थिति कितनी फ्रजाइल सिचुएशन में है। रिजिम चेंज इस समय का बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल मुहावरा है, रिजिम चेंज। सो देश जीतने का मतलब है कि रिजिम चेंज करो, जो भी हो। इसके पीछे जो ट्रंप महोदय हैं, उनका जो रोमांटिक अप्रोच है, वो अमेरिका के हैं, उनका पूरा का पूरा अप्रोच ही रोमांटिक है। आप जानते हैं कि इनकी दोस्ती को क्या वहां पर ब्रो रोमांस कहा गया, इनके रिलेशन को ब्रो रोमांस कहा जाता है। माने भाइयों के बीच में, दो पुरुषों के बीच में छेड़छाड़ का मामला जो है वो कहा जाता है ब्रो रोमांस। एक नया शब्द इन्होंने क्वाइंड किया है इनके लिए। जो भी हो, तो ये फ्लर्ट करते हैं और ये परेशान हो जाते हैं। दृढ़ता से कब पेश आना चाहिए। हम मजबूर हुए हैं तो क्यों मजबूर हुए हैं, इस बात को सोचना चाहिए। और कैसे मजबूर हुए हैं हम, इसलिए मजबूर हुए हैं कि हमारी जो है सो तमाम हमारे प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो डिपेंडेंट थे, सारी चीजें फेल कर गई है। उन चीजों का वो फेल कर गई है, मतलब उनका वह महत्व या उनमें वो सफलता नहीं हासिल की जिसकी हमने कामना की। चाहे एमएसएमई ले लीजिए, चाहे मेक इन इंडिया, जो भी हमारा ये था कि जिससे हम दुनिया में कुछ अपना प्रस्तुत कर सकेंगे, नहीं फर्स्ट हैंड चीज, नहीं प्राथमिक तो सेकेंडरी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर पाएंगे, कोई रिवर्स इंजीनियरिंग, कोई रिवर्स प्रोड्यूस भी कर पाएंगे, कोई कार्बन इंजीनियरिंग भी कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ हम करने में कामयाब नहीं रहे। हमारे तमाम लोग या तो भाई भतीजावाद के यहाँ शिकार रहे। हमारी सरकार जो है सो जातिवाद, हिंदू मुसलमान आदि में उलझती और लूटती और लुटाती रही। ये मंदिर के नीचे में, मस्जिद के नीचे में मंदिर खोजने में व्यस्त रहे। इनको कहाँ खबर की रेयर अर्थ मटेरियल भारत में कहाँ है, भारत की संभावनाएं क्या है। हमारे तमाम स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं और शिक्षा, अभी देखिए कि ट्रंप को जो सबसे कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है, वो झेलनी पड़ रही है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का जो ग्रांट कम कर दिया है, इसको लेकर के वहां पर काफी जबरदस्त आंदोलन हुआ है। अब भारत में हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में भी कितने सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, अचानक बंद हो गए, या उन पर वहां पर दूसरे तरह का काम हो रहा है। अभी मैडम बात कर रही थी बीएलए की। हमारे बिहार में अभी बीएलए का मतलब होता है बूथ लेवल एजेंट, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मामले में है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको अधिक बहुत महत्व दिया है। हम तो अभी अपने बीएलए से नहीं निपट पा रहे हैं, पाकिस्तान के बीएलए की क्या सोचें। और भारत को उसने, चीन ने जो भी किया है, जो एससीओ बैठक में हुआ है, एक तो अच्छा काम इन्होंने किया कि जयशंकर जी अगर गए तो, जयशंकर जी नहीं गए तो मैडम अब बढ़िया बता सकती है। सुनील सर, मैं सिर्फ सवाल उठा दे रहा हूं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मामला था क्या जिसके कारण नहीं गए। तो अब हम लोगों को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इसको समझना होगा कि क्या कन्फ्लिक्ट है। तो इन इंटरेस्टों के कारण जो है सो हम मजबूर हुए। इसी को मैं भाई भतीजावाद या क्रोनी कैपिटलिज्म कहता हूं। जो राष्ट्रीय स्तर पर, जो देशीय स्तर पर जो भाई भतीजावाद है, वही पूंजीगत स्तर पर, विदेशी स्तर पर वही क्रोनी कैपिटलिज्म है। इसका नतीजा इनके एक जैसे निकलते हैं। तो ये इसलिए हम इतना मजबूर हो गए, हमारी गर्दन वहां फंस कर रही है। अभी आपकी जो बिजली जाती है बार बार, इस बावजूद इसके कि आपके यहाँ जो बिजली है वो अडानी के यहाँ का है, ऐसा मुझे लगता है। और अडानी का के पास तो बिजली इस समय में सरप्लस होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश से उनको पेमेंट मिल नहीं रहा है, वहां सप्लाई भी कम हो गया होगा। तो हालांकि दोनों अलग अलग जगह के अलग अलग स्रोत हैं, लेकिन उन जुड़े हुए तो हैं। तो उनको सरप्लस है। सरप्लस के बावजूद अभी जो कोयले का दाम, जो जीएसटी में, आप जानते हैं कि जीएसटी की घोषणा लाल किले से हो गई पहले ही, और जीएसटी में जितने उत्पादक व्यापारी लोग थे उन्होंने अपना हिस्सा सुनिश्चित कर लिया। और इधर भी 22 दिन का समय मिला है। अब कोयले पर अगर टैरिफ बढ़ेगा तो बिजली का क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो कई तरह की चीजें जो जटिलता स्थिति को बना दी गई है, तो हम क्यों हुए। अब को मैं एक बार याद दिलाऊं, सुनील सर, जब विदेशों में सम्मेलन हो रहा था पर्यावरण को लेकर के, तो भारत के एक बार तो ये लोग चले आए, उसमें जयराम रमेश थे, तो वो निपटा के चले आए। लेकिन दूसरी बार इनकी गाड़ी फंस गई।
दूसरी बात, जब ये कार्बन डेटिंग की बात चली तो भारत ने कहा कि हमारे पास ऊर्जा की खपत इतनी है, हमारे पास 145 करोड़ लोगों में हमारी ऊर्जा की खपत इतनी है, तो हमारा तो जीरो लेवल है, हमारा लेवल ऐसे होना चाहिए। अमेरिका ने कड़ा विरोध किया था, कहा था कि आपको डेमोग्राफी का डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ भी उतने ही लोग बिजली का रियल उपभोक्ता हैं जितने उपभोक्ता अमेरिका में हैं। आप अपने भाई बंधुओं को नहीं देते हैं, उनका डिविडेंड खाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, प्रकट हुए हैं, आपको उसका डिविडेंड नहीं मिलेगा। हमारे आंतरिक मामलों में इस तरह का दखल देते हैं, और जो कि हमारी सच्चाई के कारण बहुत ही दुखद हो जाती है। अभी जब वो ब्राह्मणवाद की आवाज अमेरिका में उठ रही है, तो स्वाभाविक है कि उसके पीछे से सच्चाई तो है ही। अगर उस सच्चाई को हम इतने दिन में कम कर चुके होते, दुनिया में हमारी मान्यता थी, हमारे पास क्या था देने के लिए? हमारे पास जी अरुण कुमार जी लिख रहे हैं, आपके सवाल पर बाद में विचार करूंगा, आपका कथन ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में देने के लिए हमारे पास क्या थी? देने के लिए हमारे पास था सौहार्द, देने के लिए हमारे पास था विश्व शांति, देने के लिए हमारे पास था आंख में करुणा का पानी था। विवेकानंद जब विश्व नायक हुए थे तो कुछ पूंजी लेकर नहीं गए थे, कारोबार करने नहीं गए थे, उन्होंने जाकर सिर्फ ये कहा था कि हम वे लोग हैं जो सार्वभौमिक स्वीकार्यता और सार्वभौम अस्तित्व की बात बोलते हैं, हम उस धर्म से आते हैं। उस धर्म का हमने बुरा हाल करके रख दिया। हमारे पास आज न देने के लिए बुद्ध बचे हैं, न गांधी बचे हैं, तमाम जितने संदेशों की सारी पवित्रताएं हमारी खो गई है। तो हमसे आज कोई क्यों ये करेगा, महत्व देगा? हम सेवा, जितने भी हमारे पास सेवा के हैं, अभी एक चैनल पर मैं था तो वहां से भी ज्ञान मिलता रहता है। तो अभी जितने भी सेवा के चैनल हैं, चाहे अल्फाबेट हो, गूगल हो, तमाम चीजें जो है सो अमेरिका के हाथ में है, जो जितने सर्विसेज मेनली हैं, और गुड्स के लिए हम चीन के पास हैं। हमको यह समझ में नहीं आया कि किसने यह बुद्धि दी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस था, उसमें जो हमको घाटा और कमी हो रही है, उसकी पूर्ति, हम कंपनसेशन, उसका हम चीन के साथ संबंध निखार करके कैसे कर पाएंगे? हम क्या चीन को, हमारा आयात बढ़ जाएगा चीन में? वो चाहते हैं कि हम डोमेस्टिक लेवल पर इसका खपत कर दें। जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक लेवल पर लोग करने लगेंगे। तब होश नहीं था जब एफएमसीजी जैसा फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं, एफएमसीजी में सिंक इन्फ्लेशन हुआ, जब एफएमसीजी के मार्केट में परचेजिंग एकदम गिर गई, जब हमारा सेविंग्स डिपॉजिट एकदम कम होता गया, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, उस समय ही चिंता करनी चाहिए थी ना कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। जब ये सब कुछ कम हो गया, तब आप जीएसटी आज कम कर रहे हैं। गब्बर सिंह टैक्स को, जिसको राहुल गांधी कहते थे फोर्स जीएसटी को, उसको आप गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी आप चालाकी लगा रहे हैं, उसमें भी आप छिपा छिपा के क्या क्या रखे हुए हैं। जब 22 तारीख को लागू होगा तो पता चलेगा कि उससे कंज्यूमर को लाभ है या सप्लायर को लाभ है। सप्लाई चेन पर बात करूंगा नहीं अभी, क्योंकि सप्लाई चेन पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें करनी होगी, बात जटिल हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इरादा नेक नहीं हो, अगर इरादा सही हो, तो उल्टा नाम जपने से भी सही परिणाम निकलता है, और अगर इरादा गलत हो तो शुद्ध तत्सम शब्दावली में कहने से भी गलत अर्थ निकलता है। जैसे इसीलिए तो तुलसीदास ने कहा था ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो उल्टा से शुरू किए थे, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। और पंडित जी लोग जो एकदम शुद्ध संस्कृत तत्सम में बोलते हैं, हमने एक बार पूछा था कि पूजा कराते हैं संस्कृत में और दक्षिणा मांगते हैं मैथिली में, तो हाँ, मैंने पूछा तो संस्कृत में मांगे, लोग बुझबे नहीं करेगा कि क्या मांग रहे हैं। तो जहाँ लेन देन की बात होती है, वहाँ बुझने वाली भाषा में बात करते हैं, और उसमें क्या कह, तो ये हमारी जो द्वैध स्थिति है, इस द्वैध स्थिति में हम फंसे हुए हैं सर। ठीक है, ठीक है। सुनील जी के यहाँ देखिए, सुनील जी आपके यहाँ लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही, कुछ झपका मार रहा है ना। खैर, मैं आता हूँ डॉक्टर संदीप आपके पास, लेकिन आपके पास आने से पहले कुछ और बातें कर दूं। देखिए, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ऐलान किया कि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक वो जो है अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और जब तक कोई नया नहीं चुना जाता है तभी तक वो पद पर हैं। और बताया जाता है कि जापान में जो है वो इस समय महंगाई, आर्थिक सुस्ती और वैश्विक दबाव जैसे गंभीर संकटों से गुजर रहा है ना। और वो कह रहे हैं कि अब हम इस पद के लायक नहीं हैं, हम नहीं देश को संभाल पा रहे हैं। और
लिखने वाला लिख रहा है कि ये घोषणा सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं बल्कि जापान की उस सियासी संस्कृति की झलक है जहां सत्ता से चिपके रहने की बजाय नैतिक जिम्मेदारी लेकर रास्ता साफ करना नेता की प्राथमिकता होती है। डॉक्टर संदीप, हमारे यहाँ नैतिकता कहाँ चली गई? हम भी बड़े नैतिक देश थे। हमारे यहाँ तो तमाम किस्म की सारी किताबें नैतिकता से भरी हुई है, धर्म की किताबें, साहित्य की किताबें। नेता भी नैतिकता की बात करते हैं, रंगासियार भी नैतिकता की बात करता है। इतनी नैतिकताओं के बीच भी जो है हम इतने कैसे गड़बड़ हो गए कि हम खाली झूठ बोल रहे हैं। चीन की बात अभी कर रहे थे प्रफुल्ल भाई, चीन से आयात क्या क्या निर्यात क्या बढ़ाएंगे? आयात इतना करते हैं कि आपका पूरा टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल सब वहीं से बन के आता है, यहाँ जोड़ जाड़ के बेच देते हैं बाहर। मेडिसिन की सारी चीजें वहीं से आती है, जो भर भूर करके आप भेज देते हैं बाहर। आप क्या उसको बेचेंगे? आप वहां से झालर तक मंगाते हैं चीन से, आप यूरिया मंगाते हैं चीन से, आप क्या नहीं मंगाते हैं चीन से? चीन को क्या बेच देंगे? डॉक्टर संदीप, क्या आपको लग रहा है ये आज जिस परिस्थिति में हमारा देश फंसा है उसकी जवाबदेही किस पर है? कौन है वो जिसने देश को इस परिस्थिति में फंसा दिया है? क्यों फंस गए हम? जी, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और जो मैं बोलूँगा आप बुरा मान सकते हैं। इसके लिए हम सभी ज़िम्मेदार हैं और बेसिकली हम पाखंड में जी रहे हैं और हमारा जो चरित्र है वो पाखंडी हो चुका है। एकदम झूठा समाज है ये और ये डिज़र्व करता है ऐसे रहना और वही हो रहा है। इनको ट्रेन बनाते हैं और ट्रेनों में लटक के जा रहे हैं ये। 144 करोड़ की आबादी है, बहुत ही बुरा हाल है और जिस आप ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे थे, जो बेसिकली चीन और भारत के बीच में है, कभी भारत उसको नहीं छुपाएगा। ये वैसे ही है जैसे एक क्लास के भीतर एक बहुत ही सिंसियर बच्चा है और सिस्टमेटिक बच्चा है, वो एग्जाम से पहले सब कुछ तैयार कर लेता है और दूसरा एक ऐसा बच्चा है जो एग्जाम से 10 दिन पहले जागता है और उसके नोट्स उधार मांगने लगता है, जिराक्स कराने लगता है। तो भारत की इकोनॉमी का भी हाल वही है। वो $100 बिलियन करीब करीब भारत चीन से आयात करता है। एक्चुअली हमने अपने स्किल बढ़ाने पे कोई काम नहीं किए, हमने कुछ काम सिंसियरली किया ही नहीं। एकदम सही बात है कि किसी भी प्रगति में सीधा सा संबंध है पीस का। किसी भी प्रोग्रेस में पीस का बहुत बड़ा रोल है। पीस को तो ये लोग खुद खराब कर रहे हैं हिंदू मुसलमान से। तो इनका जो दर्शन है, इनका जो ये पहले तो यहीं पे खारिज हो जाता है। ये डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं साइकिल न चलाना जानता हूँ और साइकिल पे बैठ जाऊँ तो किसी दीवार के सहारे खड़ा रहूंगा, बैठा रहूंगा और साइकिल के पैडल को चलाता रहूंगा। मैंने यही सब करूंगा, कलाबाजी करूंगा। तो वही वाला हाल है। मतलब नियत ही नहीं है, कोई स्पष्ट बातें ही नहीं है। सोचिए ना कि जिस व्यक्ति की डिग्री पर सवाल उठता हो, देखिए कितनी नैतिकता है जापान में। मैं आपको एक बात बता दूं कि जापान दुनिया का चौथा पांचवा, शायद जर्मनी के बाद पांचवा सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पांचवी छठवीं, क्योंकि पहले नंबर पे तो अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है, पांचवे पे भारत है, शायद ऐसे ही कुछ है। एक आध इधर उधर हो रखा हूँ। जापान एक बड़ी इकोनॉमी है, 12 करोड़ की आबादी है। जापान ने अपने यहाँ सबसे पहले स्कूल खोले थे, उसके बाद यूनिवर्सिटी खोले थे। और सोचिए जापान ने जितने युद्ध लड़े हैं, जापान बार बार गिरने के बाद जैसे खड़ा हुआ है। भारत पे अगर वो विपदा आती, उस तरह की विपत्तियां आती, तो भारत कितना खड़ा हो पाता है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जापान हर बार खड़ा हुआ है। सुनामी, प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत ही आम बातें हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से जापान खत्म हुआ और फिर उसने अपने आप को खड़ा किया लगातार, इतना छोटा देश होते हुए भी अपनी इकोनॉमी को। और देखिए उसका जो शासक है कितना ईमानदार है। शायद ईमानदारी उनके चरित्र का अंग है कि उन्होंने स्वीकार किया और कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे। एक्चुअली यहाँ तो कुछ संभल नहीं रहा है। गाड़ी जो है उसका एक्चुअली स्टीयरिंग फेल हो चुकी है, फिर भी चलाने का नाटक किया जा रहा है। स्टीयरिंग फेल कैसे हुई है उसको मैं बताता हूँ आपको। फेल इस तरह से हुई है कि एक्चुअली आज भारत जो है वो विश्व संबंधों में अकेला खड़ा, पता नहीं कहाँ खड़ा, एक ऐसी जगह खड़ा जहाँ उनके साथ कोई नहीं है। आप दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका और चाइना, और हमारे दोनों, माने अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है क्योंकि हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और इसलिए हम उससे थोड़ी सी भी अनबन जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी हम उसके साथ इधर उधर की चीजें नहीं हो सकती। भारत बहुत बड़ी क्राइसिस में है। मैंने शायद इसी प्रोग्राम में बताया था कि एक्चुअली कोविड के बाद से ही और चाइना में एक तरह से, जिस तरह से चाइना ने अपने को तैयार किया है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हर चीज हो, जिस तरह से उसने स्किल बढ़ाई है, साइंस और टेक्नोलॉजी में काम किया है,
अब तो रिवर्स हो रहा है। पहले लोग अमेरिका में चीन के लोग भी जाते थे अच्छी संख्या में पढ़ने यूनिवर्सिटी में, अब नहीं जा रहे हैं। जो वहां उल्टे अमेरिका में बस गए थे वो वापस आ रहे हैं। तो चीन ने अपने को बहुत मजबूत ढंग से खड़ा कर लिया। हालत ये है कि गुजरात में, मैं गुजरात का एग्जांपल लेता हूँ, गुजरात में हीरा के जो व्यापारी हैं उनकी हालत भारत में सबसे ज्यादा खराब है। एक्चुअली जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं वो अमेरिका में बिकते हैं। इस टैरिफ लगने के बाद, वैसे तो टैरिफ के पहले ही हीरा व्यापारी और मजदूर वहां आत्महत्या कर रहे थे। और कई व्यापारियों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। हर महीने अगर आप सूरत जाते हैं, उसके आसपास के इलाकों में जाते हैं, तो 2 मजदूरों की, 3 मजदूरों की आत्महत्या की खबरें आती हैं, जिसको छुपा दिया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती है। लेकिन हालत इतनी खराब है क्योंकि चाइना जो है वो इतना, वैसे भी चीन जो है जितने भी एक्चुअली महत्वपूर्ण ब्रांडेड सामान है उसका 80% नकली बना लेता है। और चीन एक्चुअली उसने चूंकि अपने को बहुत अपडेट किया है, बहुत काम किया है स्किल पर, तो वो बहुत हीरा जो है वो ऐसा बना रहा है कि अब असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। डिमांड वैसे ही कम थी, अब तो ये जो टैरिफ लगा दिया है ट्रम्प ने, बहुत सारी चीजों में भारत जो है वो ड्यूटी फ्री अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है धनंजय जी। तो वो जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करता है उसमें लेदर है, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल्स है, सब सारी चीजें हैं। ये इतना प्रभावित हुआ है कि आप जान के रखिए कि यहाँ बगल में दिल्ली के मुरादाबाद है, और ये सब पीतल ब्रॉन्ज के मतलब की चीजों का जो हैंडीक्राफ्ट का काम है उसका हब है। अभी वहां पर 3-4 हजार करोड़ रुपए के या 40 हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हुए हैं, क्योंकि वो टैरिफ इतना ज्यादा है कि उसके बाद हालत खराब हो जाएगी। कौन खरीदेगा उस माल को? वैसे भी भारत से ये सब चीजें अमेरिका ज्यादा खरीदता नहीं है। जो नहीं बना पाता है चीन, जो हाथ का काम है, वही भारत से वो खरीदता है। तो ऐसी स्थिति में भारत एकदम भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। और इस पर किसी का ध्यान नहीं है, ध्यान है लेकिन उसको सब डाइवर्ट कर दिया गया है। टीवी पे डिबेट जो होता है बिना मतलब की चीजों पर होता है, और अगर सही बताया जाना लगे टीवी पर, जैसे कि 2012 में 13 में बताया जा रहा था, तो तुरंत आंदोलन हो जाएगा, तुरंत अनरेस्ट हो जाएगा समाज में। तो देखिए ऐसा है कि नहीं हमारा अमेरिका से अच्छा संबंध है, क्योंकि जब गलवान में 2017 में हमारा चाइना तो एकदम ट्रस्ट वर्दी इसलिए नहीं है कि आपका पहले से उसका संबंध नहीं रहा है। और देखिए ना कि सबसे विचित्र स्थिति ये है कि पूरी दुनिया जानती है, हमारे महान नेता पता नहीं वो कितना समझते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि अमेरिका से संबंध खराब हुआ भारत का, क्या दुनिया नहीं जान रही है इस बात को कि ट्रम्प हमको किस तरह से हमारे साथ नेगोशिएट कर रहा है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं धनंजय जी आपको। चीन पे अमेरिका ने ट्रम्प टैरिफ लगाया, पलट के चीन ने तुरंत टैरिफ लगाया, और हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हम चुप हैं। जैसे एग्जाम्पल मार दे कोई किसी को और आप बोले भी नहीं कि क्यों मारा भाई, वही वाला हाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मारिए, लेकिन आप पूछिए तो कि क्यों मारा, क्या गड़बड़ी है, क्या कह तो रहा है कि वो आप वार से बेनिफिट कमा रहे हैं। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द यूज उन्होंने किया है नेहा जी ने। तो एक्चुअली क्या है कि कुल मिला के ना भारत का ना अमेरिका से रिलेशन अच्छा है, क्योंकि गलवान में जो कंफ्लिक्ट हुई थी उसमें अमेरिका कम से कम खड़ा था। और ट्रम्प तो ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है ही। उनकी एक्चुअली जिस तरह से पॉलिटिक्स में आए हैं वो, उनके 2-3 मेंटर रहे हैं। एक वकील रहे हैं अमेरिका के, अभी मैं किसी सर न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था या बीबीसी में, रॉय कोहेन। वो बहुत ही मतलब एक तरह का मायावी टाइप के कैरेक्टर है, वकील है पैसे से। एक और उनके मेंटर रहे हैं जो कहते थे उनको कि आप किसी की बातों पर विश्वास मत करिए, ना ही आप ऐसे होने चाहिए जहाँ के लोग आपको पढ़ पाए, ट्रस्ट कर पाए। तो ट्रम्प केवल और केवल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर ट्रम्प आए हैं। और देखिए ना भारत के ऊपर उन्होंने कितने अत्याचार कर डाले हैं। जैसे जो वीजा का मामला था, चाहे हमारे इमिग्रेंट्स को भारत सरकार ने मुंह खोला, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारे जो नेता लोग हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो ट्रम्प मतलब कर रहे हैं उसी में मतलब स्थिति ये है कि भारत का जो ट्रेड में नुकसान हो रहा है, भारत की जो ग्लोबल छवि है वो बहुत डैमेज हो चुकी है। क्यों चाइना आपको भाव देगा? आप जाके भीड़ में खड़े हो जाइए, जबरदस्ती हंसिए। उसी चीन से वही चीन जो 2 महीने पहले तक आपके साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें आपके विरोधी का मदद कर रहा था। आप वैसे ही जैसे आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहाँ दोनों आपके खास पड़ोसी हैं जो बड़े व्यापार जिनसे होते हैं, उनसे आपका संबंध खराब हो, और एक से खराब हो जाता है दूसरे के यहाँ जाके हंसने लगे, मुस्कुराने, उसका क्या मतलब है? अभी फिलहाल स्थिति ये है कि ना हम चाइना से अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी कंफ्लिक्ट। एक्चुअली ये जो लोग तथाकथित झूठे राष्ट्रवादी है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, उनको ये मालूम ही नहीं कि भारत वार अफोर्ड ही नहीं कर सकता है चीन से और अमेरिका से।
कोई हैसियत ही नहीं है। हमने सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि अपने युवाओं को लगा दिया है कांवड़ ढोने में, अपने युवाओं को लगा दिया है बेरोजगारी की भीड़ में, अपने युवाओं को इतना अनस्किल्ड कर दिया है कि बेचारों को स्किल अब मैंने करने में हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स जो कि एक बहुत बड़ी डिविडेंड थी उसको खराब करके एक बोझ बना दिया। तो हमारे युवा जो अच्छा कर सकते थे बेचारे बोझ बन के जिंदा एक तरह से अपने आप पे बोझ बन चुके हैं और वो घूम रहे हैं। बाद में वो क्या करेंगे? दंगा करेंगे, हिंदू मुसलमान का आप नैरेटिव भी ऑफर कर रहे हो उनको। तो कुल मिला के एक्चुअली इनकी विजन ही प्रॉब्लमेटिक है और इन्होंने उस पर पूरा काम करके भारत को रसातल में ले जाने के लिए पूरा काम किया है, होमवर्क किया है। तो अब ये जनता के ऊपर तय करना। जो आपका सवाल आपने पूछा था उस पर मैं वापस लौटता हूँ, वो बहुत बड़ा सवाल है और नैतिकता वितिकता तो बात मत करिए। यहाँ हर आदमी, मैं भी बहुत पाखंडी हूँ, झूठा हूँ, क्योंकि मैं डिग्रीज में कम हो सकता हूँ, लेकिन हमारे सुप्रीम लीडर जो है, हमारे जो फ्यूहरर हैं, जो हिटलर अपने को कहता था, हिटलर ने 2 पद, एक राष्ट्रपति का पद और चांसलर के पद को मिला के फ्यूहरर का पद बना दिया था। तो हमारे जो फ्यूहरर हैं वो हो सकता है कि 100 में 100 बोलते हैं, मैं 10% बोलता हूँ, 20% बोलता हूँ, लेकिन सभी बोलते हैं, क्योंकि भारत में बेसिकली ये हमारे कल्चर समाज का पार्ट बन चुका है। अगर कोई कहे कि हम झूठ नहीं बोलते हैं तो सबसे बड़ा झूठा है। जी सुनील जी, डॉक्टर संदीप कह रहे हैं अगर हम कहें कि झूठ नहीं बोलते हैं तो सबसे बड़े झूठे हैं। तो हम देख ही रहे हैं कौन देश में सबसे बड़ा झूठा है, हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है सुनील जी कि अब यहाँ से रास्ता जाता कहाँ? हम अब कहाँ ले जाएंगे देश को, किस रास्ते जाएंगे? अभी जो प्रफुल्ल भाई ने कहा, नेहा जी ने कहा और संदीप भाई ने भी कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि हमारे देश की, अब हमारे देश में अक्सर चर्चा चलती रहती है, इतनी आबादी है क्या कीजिए, जगह है। चीन की आबादी तो हमसे ज्यादा थी, अब भले कम हो गई है, लेकिन चीन की आबादी कितनी थी? बावजूद इसके चीन कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ पहुंच गए? हम जो छोड़ के आए थे, वो एक कोई गीत था, हम छोड़ आए वो कौन सी गलियां, उन गलियों में वापस भटक रहे हैं, पुराने दिन ढूंढ रहे हैं कि जो है वो कैसे वो मंत्र पढ़ा जाता था और इधर का सर उधर चला जाता था और सेट हो जाता था। हम उसमें लगे हुए हैं कि कैसे जो है वो कौन सा मंत्र था जो हवाई जहाज बना देता था, और हनुमान जी ने कैसे सूरज को निगल लिया था, और हनुमान जी कैसे पहले अंतरिक्ष यात्री थी। दुनिया इसको खारिज कर चुका है, दुनिया कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कहने में लगे हैं। और हमारे बाबा, हमारे विद्वान यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर, हमारे जजेज, हमारे और भी पढ़े लिखे लोग तमाम इसमें लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से अब कैसे हम निकल पाएंगे, वापस अपनी गरिमा कैसे पा पाएंगे? धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, मैथोलॉजिकल चरित्रों के माध्यम से आप समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज 21वीं सदी में अगर आप ये सोचे कि जो मैथोलॉजी के हमारे चरित्र हैं उन पर निर्भर रह करके आप कोई समाज बना लेंगे, ये संभव नहीं है। आज जो स्थिति पैदा हो गई है, ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं वो सुधर नहीं सकते, या अमेरिका ने ये जो नीति हमारे साथ अख्तियार की है उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन चीन विकल्प नहीं हो सकता। सवाल इस बात का है कि जो विदेशी संबंध है वह व्यापार के साथ साथ इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वैचारिक स्तर पर आप एक दूसरे के कितने नजदीक हैं, रणनीतिक रूप से आप दोनों देशों की दोस्ती कितना मायने रखती है। पिछले 1 दशक में देश की विदेश नीति को बहुत बेहतर करने का कोई प्रयास किया नहीं गया, और दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी ताकत बढ़े इसकी भी कोशिश नहीं की गई। केवल नारे लगा देने से, विदेशों में जाकर के रैलियां कर देने से, इंडियन डायस्पोरा को इकट्ठा करके नेता विशेष के पक्ष में नारे लगा देने से थोड़ी विदेश नीति मजबूत होती है। सवाल इस बात का होता है कि अगर आप अगर आप दुनिया के मंच पर एक मजबूत देश के रूप में जाने जाएं तो उसके लिए सबसे आवश्यक तथ्य यह है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपकी दखल हो, ऐसी चीजों का आप उत्पादन को आप प्रोत्साहित करें जिसके लिए दुनिया आपकी तरफ देखे कि हमको इस चीज का उत्पाद केवल भारत से मिल सकता है। हमने उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया।
हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बेहतर करने के कोई प्रयास नहीं किए। वैज्ञानिक सोच ही हमने विकसित नहीं होनी थी और पूरे समाज को एक अजीब माहौल में हम लेते चले जा रहे हैं। शिक्षा के प्रति हमारा कोई, शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति हमारा कोई समर्पण नहीं है। अब देखिए जीडीपी का 1% भी हम अपने देश में नहीं खर्च करते हैं शिक्षा के ऊपर, और चीन हमारी आपकी तुलना में कई गुना का मतलब कई गुना खर्च करता है। और चीन हम जिसको आपने कहा कि जनसंख्या, चीन ने अपनी जनसंख्या को एसेट बना लिया। उनकी स्थिति है कि वो एसेट है उनका। उन्होंने अपने लोगों को उनकी योग्यता के अनुकूल प्रशिक्षित किया और एक बेहतर कार्यशैली उन्होंने बनाई। हालांकि मैं उनकी राजनीतिक कार्यशैली से मैं सहमत नहीं हूं, वहां भी नहीं जा सकता, लेकिन एक औद्योगिक देश के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, प्रौद्योगिकी को विकसित किया और दुनिया के मांग के अनुरूप उत्पादों को बढ़ाने की कोशिश की। आप सोचिए कि चीन के उत्पाद बहुत विश्वसनीय नहीं माने जाते। सब कहते हैं कि उत्पाद बहुत विश्वसनीय नहीं होते। आप बीजिंग के बाजार में घूम करके आप देखिए, लोग ये कहेंगे भी कि यार इसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ नहीं है, खरीद भी लेंगे क्योंकि सस्ता है। कोई भी चीज इस धरती पर नहीं, ऐसी चीज नहीं है, मेरा अपना मानना है, जिसका वो डुप्लीकेट न बना ले और उसकी बाजार में मांग ना हो। मैं खुद ही एक बार वहां से एक लेकर के आया था पर्ल, मोती, कहा गया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बाकायदे फैक्ट्री चलती है उनकी आर्टिफिशियल पर्ल बनाने की। और सोचिए कि जो हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में पर्ल बनती है नेचुरल तरीके से, और जो बीजिंग के बाजार में पर्ल बिकता है, उसमें कोई तुलना नहीं है दूर दूर तक। जिस बात के लिए, जिन गुणों के लिए मोती जानी जाती है, वह बीजिंग में जो आर्टिफिशियल पर्ल है वो, और हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में बनने वाला पर्ल है वो, दोनों के बीच में। लेकिन बीजिंग का पर्ल दुनिया में फैल गया। वो इतना सस्ता मार्केट उन्होंने उपलब्ध कराया, चूंकि आर्टिफिशियली बनता है, लोग खरीद रहे हैं। और कौन सा उत्पाद नहीं बनता। हालांकि मैं भी मानता हूं कि वहां 3 तरह के मार्केट है। एक ऐसा मार्केट है जो पूरी तरह से डुप्लीकेट है, कुछ भी उसमें असली नहीं है। एक ग्रे मार्केट है, थोड़ा सा इससे बेहतर है। और एक असली मार्केट है, मतलब जो वही उत्पाद है बाजार मिल रहा है जो एक्सपोर्ट होता है उनका, उस उत्पाद को। क्योंकि अगर आप बहुत डुप्लीकेसी करने जाएंगे तो ढेर सारी दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां रोक लगाए थे। आप याद कीजिए, यूरोप के तमाम देशों ने चीन के खिलौने पर रोक लगा दी कि इसमें टॉक्सिकेशन के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं और बच्चों के लिए नुकसानदायक है। बैन कर दिया, नहीं वो मंगाते। तो उन्होंने एक अपना एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो यूरोप के बाजारों में स्वीकार है। तो वही हर देश के अनुकूल अपना अपना उत्पाद बनाते हैं। वो जो सामान बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत में बेचते हैं, वह जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड में नहीं बेचते। आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका, देखिए अमेरिका का सहयोग भारत के लिए जरूरी है। भारत के नेताओं ने, भारत के लोगों ने अमेरिका से संबंध बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और यह अनायास नहीं है। दरअसल हमने लेकिन इस तरह की निर्भरता कभी नहीं रही। हम समाज ये अपनी स्थिति बेहतर, उनसे जो बेहतर था वो हम पाने की कोशिश करते रहे और हमारा जो बेहतर था उनको देने की कोशिश करते रहे। इसीलिए जो अमेरिका से भारत का संबंध केवल व्यापार और वाणिज्य का नहीं है, केवल इस बिना पे नहीं है कि कितने अरब रुपए का हम व्यापार करते हैं। इस बात का भी एक बेहतर संबंध है कि शैक्षणिक स्तर पर हमारे संबंध कितने बेहतर है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों की स्थिति क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेन देन में किस तरह का संबंध है। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। भारत के साथ ये संबंध अमेरिका का बहुत अच्छा रहा। दूसरी चीज ये भी है कि एक लिबरल डेमोक्रेटिक देश के रूप में हम जाने जाते हैं, एक लिबरल डेमोक्रेटिक देश के रूप में अमेरिका है। एक ऐसे के देश के साथ हमारे संबंध रहे हैं जो जिन दोनों देशों की जो वैचारिक धरातल है वो लगभग समान है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में वो भी विश्वास करते हैं। ये जरूर है कि एक पूंजीवादी देश है, उनके लिए पूंजी बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन हमारे देश के, अगर आप हमारे देश की जो छवि रही है उसको लेकर के अमेरिका में भी, अमेरिका के नागरिकों का भी अपने देश के शासन तंत्र पर दबाव रहा है। आज जो हम खो चुके हैं, आज अमेरिकी नागरिकों का अपने तंत्र पर कोई दबाव नहीं है। इक्का दुक्का लोग मिल जाते हैं, अभी भी लोग बोल देते हैं कि भारत के साथ जो जिस तरह का रिश्ता हम बना रहे हैं वो उचित नहीं है। लेकिन हालात बदल क्यों गए? आज स्थिति हो गई है जो ये अमेरिका में कि जो कुछ भी हो रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के स्तर पे हो रहा है। हमने कभी नहीं सुना था, आप हमारे ख्याल से हमें से किसी ने नहीं सुना होगा कि भारत किसी भी देश में से विदेशी अपने संबंध बेहतर बनाने के लिए बिचौलिए रखता हो। ये अमेरिका में इस बार हो गया। राष्ट्राध्यक्ष मिलते थे, विदेश मंत्री मिलते थे, विदेश सचिव मिलते थे, दोनों देशों के राजदूत मिलते थे। अगर आपको बिचौलियों के रखने की आवश्यकता है तो फिर दूतावास किस बात के लिए है? हाई कमिश्नर और एम्बेसडर किस बात के लिए आप तैनात करते हैं? कोई जरूरत ही नहीं है इतना तामझाम रखने की। फिर तो अपने एजेंट रखिए आप, जो आपके हितों की बात करता रहेगा और उनके हितों की बात आपसे करता रहेगा। लेकिन ये स्थिति कभी नहीं थी। डिप्लोमेसी में बिचौलियों का कोई स्थान नहीं था, लेन देन बिचौलियों का स्थान था। कोई बड़े व्यापारिक संबंध भी आइडेंटिफाइड नहीं होते थे, वो अपराध माना जाता था। आज स्थिति हो गई कि अमेरिका के साथ, और यह स्थिति भारत के साथ ही नहीं है, तमाम देशों के बारे में कहा जा रहा है। वजह क्या है कि सरकार अगर काम करेगी तो वहां कई लोगों के एक तंत्र होगा, एक सेटअप होगा, एक हायरार्की होगी। जब इंडिविजुअल निर्णय लेगा तो फिर उसी व्यक्ति को प्रभावित करना है, चाहे उस व्यक्ति को नाराज करना है। और आज अमेरिका में यही हो रहा है कि जो चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित किए जाने वाले नीतिगत फैसलों की जानकारी वहां सरकार को भी नहीं होती। कमोबेश हमारी भी स्थिति होती। जब हम लोगों ने जीएसटी लागू किया था, इस देश के किसको पता था? कैबिनेट को पता था क्या? ये बातें कही जाती हैं, नहीं, आरोप लगते हैं। जब आपने नोटबंदी लागू किया था तो क्या हुआ था? कहा गया कि रिजर्व बैंक तो कुछ की जानकारी नहीं हुई थी। रिजर्व बैंक जो सुनील जी, अभी उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा हुआ उसमें तो तो पता नहीं ही जान नहीं रहा चला है। कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा लिया कि नहीं लिया। नहीं लिया, उन्होंने अपने मन से इस्तीफा दिया। मैंने आप इतना अनसेरेमोनियल एग्जिट किसी लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हो सकती है, ये कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ये हो गया। और यह घटनाक्रम जो है यह दुनिया के पैमाने पर हमारी छवि को खराब करता है और हमारी स्थिति खराब हुई। भारतीय नागरिकों की स्थिति, मैं कह सकता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं रहा, मैंने नहीं देखा है जहां पे भारतीय नागरिक अन्य किसी देश की तुलना में उनकी स्थिति बेहतर, हम विश्वसनीय माने न जाते रहे। हमने वो स्थिति हमारी सब खराब हो गई, क्योंकि जो कार्य संस्कृति हमने डेवलप होती जा रही है पिछले एक दशक में, उसने हमारी विश्वसनीयता को कम किया। और आप अचानक से अपनी विदेश नीति को मजबूत कर लें, ऐसा नहीं होता। हर मौके पर अपनी बात करनी होती है। जब भारतीय नागरिक हथकड़ियों में, वीडियो में भारत लाए जा रहे थे अमेरिका से, आपको तब भी आपत्ति करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि उस एक मौके पर चुप रहेंगे तो अगले मौके पर आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। ऐसा अभी कभी नहीं हुआ। हर मौके पर आपको बोलना होता है। और हम अगर आप चुप रहेंगे तो आपके प्रति धारणा बढ़ती चली जाएगी। जी। जो तर्क दे रहे हैं ट्रंप साहब, वो बेमानी है। आप कैसे कह सकते हैं कि रूस के साथ तेल खरीदने के कारण से भारत के प्रति अमेरिका की नाराजगी? रूस के साथ तेल खरीदने वाले देशों में सबसे 1 नंबर पर चीन है। रूस के साथ नेचुरल गैस खरीदने वालों में यूरोपीय देश हैं। रूस से लाया गया तेल हिंदुस्तान में शोधित किया गया और उसके सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश है। अब अगर आपको आपत्ति होती है, सबके ऊपर रोक लगा दीजिए, सबके ऊपर आप टैरिफ लगा दीजिए या आर्थिक प्रतिबंध लगा दीजिए। तो ये तर्क बेमानी है। ये तर्क कैसे लॉजिकल नहीं हो? ये इस तरह के प्रतिबंध लगते रहे हैं। भारत ने तमाम प्रतिबंध, जब अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था उस तरह के आर्थिक प्रतिबंध झेले हैं। कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। लेकिन ये आज जो तर्क दिया जा रहा है वो तो बेमतलब है। ठीक है, युद्धरत देशों के साथ किसी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। और जो युद्ध की बात कही गई, संदीप जी ने कही, युद्ध तो कोई देश किसी के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर आप अपने समाज को तरक्की चाहते हैं, अपने एक देश को एक
सशक्त आर्थिक देश के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो युद्ध का आप एफोर्ड नहीं कर सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, आप तबाह हो जाएंगे, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी और फिर आप उसी आदिम अवस्था में पहुंच जाएंगे जिससे हमेशा आगे बढ़ते हुए विकसित समाज, विकसित देश बनाने की आप कल्पना करते रहे। तो अमेरिका और चीन की बात तो छोड़ दीजिए, युद्ध अपने आप में आप एफोर्ड करने के स्थिति में नहीं होते। और दुनिया का वो कोई भी देश, इंक्लूडिंग चीन, इंक्लूडिंग इतना ताकतवर देश है चीन, किसके साथ युद्ध में गया? अभी एक पिछले हमारे ख्याल से 1979 या 1910 में वियतनाम की लड़ाई के बाद किसी से लड़ाई नहीं किया, छोटे मोटे संघर्ष हुए, उसके बाद तो किसी से बाकायदे जिसको युद्ध कहते हैं उसमें शामिल नहीं हुआ। प्राथमिकताएं बदल गई। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि अगर आप चीन जाए या इंडिया कोई भी डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन जाता है, 2 बार में एक शहर में नहीं जाता हो, हर बार नए शहर में ले जाते हैं वो। इतना उन्होंने अपने शहरों को विकसित कर लिया, इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। और हम और आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्यों लोगों को शौक दिखाते हैं? जी, सवाल इस बात का है कि अगर आपकी एक तर्कसंगत आर्थिक नीति नहीं होगी, एक बेहतर शिक्षा नीति नहीं होगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के प्रति आपके मन में समर्पण नहीं होगा, तो आप दुनिया के ऐसे देशों से हमेशा दबाव में आते रहेंगे। जी, ठीक। तो बहरहाल बहुत-बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप भाई, नेहा जी आपका भी आभार, हमारे साथ सुनील जी थे और आप तमाम साथी जो हमारे साथ आप हैं, आपका भी आभार। हम मिलते हैं फिर कल सुबह 10:30 बजे। बहुत-बहुत धन्यवाद।